हेलो फ्रेंड्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोग आ गए हैं अब 15th ग्रुप एलिमेंट्स में आ गए हैं। 13 और 14 हमारा पूरा हो गया है। 15th ग्रुप एलिमेंट्स यानी कि नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि इसके मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं निकोजन्स। जैसे 17th ग्रुप वाले मेंबर होते हैं ना हेलोजन, वैसे ही आपके 15th ग्रुप वाले एलिमेंट्स को नाइट्रोजन फैमिली या और क्या बोलते हैं, निकोजन्स। ठीक है, इतनी बात हो गई। ओके, अब इसमें हम लोग सबसे पहले एलिमेंट्स को देख लेते हैं। 15th ग्रुप में हमें कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे? नाइट्रोजन मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, आपका आर्सेनिक मिलेगा, आपका एंटीमनी मिलेगा और आपका बिस्मथ मिलेगा। ये आपको 5 एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। इस फैमिली के 5 मेंबर हैं, ये आपके सामने है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन पांचों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे और ग्रुप के ट्रेंड्स पढ़ेंगे। ठीक है ना? ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, इधर से उधर जाने पर क्या होता है, एक्सेप्शन अपवाद यदि कोई है तो वो क्या है, ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 पॉइंट हम लोग लेने वाले हैं अकरेंस का। किसका? आपका अकरेंस का। ठीक है, यानी कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आप जानते हो। सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन को ले लेते हैं। नाइट्रोजन आप जानते हो, नाइट्रोजन जो गैस है वो एनवायरमेंट में यानी कि आपके जो एटमॉस्फेयर में 78% तो नाइट्रोजन ही है। ठीक है ना? तो आप लोग लिख सकते हो कि आपकी जो नाइट्रोजन गैस है वो आपके इसमें एटमॉस्फेयर में 78% बाई वॉल्यूम पाई जाती है ऑफ आपका जो एटमॉस्फेयर है उसका। ये लो, यानी कि एटमॉस्फेयर में आपकी 78% बाई वॉल्यूम कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। अब नाइट्रोजन गैस आपकी अर्थ क्रस्ट में कैसे होती है भाई? नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में कहाँ कैसे कैसे पाई जाती है वो हम लोग देख लेते हैं। फटाफट आप लोग लिख लो। फाउंड नाइट्रोजन, यहां से सेंटेंस चालू हो गया। नाइट्रोजन इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ये लो, इन आपका अर्थ क्रस्ट एज, दो ये सोल्ट के रूप में पाई जाती है। ठीक है, पहला तो है आपका NaNO3 यानी कि जिसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। इसका बड़ा ही स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर। कौन सा सॉल्ट पीटर भाई? चिली सॉल्ट पीटर। ठीक है, इसी तरह से ये एक सोल्ट के रूप में और पाई जाती है, वो है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। और पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। कौन सा सॉल्ट पीटर? इंडियन सॉल्ट पीटर। ये लो, ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन का अकरेंस हो गया। नाइट्रोजन इस तरह से पाई जाती है आपके एटमॉस्फेयर में या अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, अब हम लोग फटाफट फास्फोरस का ले लेते हैं। फास्फोरस कैसे पाया जाता है? फास्फोरस आपका फाउंड इन मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली। ये लो, एपेटाइट फैमिली। देखो, जो फास्फोरस के मिनरल्स होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर क्लास है। ठीक है ना? उसको बोलते हैं एपेटाइट फैमिली। तो ये जो फास्फोरस है वो एपेटाइट फैमिली के जो सोल्ट है यानी कि मिनरल्स है उसके रूप में अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट लिख लो यहां पर, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एज। ये लो, मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली। अब एपेटाइट फैमिली के मिनरल्स का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपके सामने यहां पर बना रहा हूं, फटाफट लिखते चले जाओ। Ca9 PO4 आपका हो गया 6 और डॉट CaX2। यहाँ पर जो आपका X2 है यानी कि ये जो आपका X है ये आपका क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, OH भी हो सकता है। ठीक है, तो जो आपका फास्फोरस है वो अर्थ क्रस्ट में इस सोल्ट यानी कि एपेटाइट फैमिली के सोल्ट के रूप में पाया जाता है। वैसे आप जानते ही हो फास्फोरस एनिमल्स में भी होता है, बोन में होता है ना? नाइट्रोजन भी होता है, प्रोटीन वगैरह में काफ़ी सारा नाइट्रोजन होता है आपके। ठीक है, तो इस तरह से एनिमल्स में तो होते ही हैं। ये हम लोग अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद में और यहाँ पर कोई खास हमारे पास आउटपुट है नहीं अकरेंस में। अब हम लोग सीधे ही आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 में, और वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही स्पेशल होता है इनका, यानी कि NS2NP3 ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो ये एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो आपके हाफ फील्ड होते हैं या आपके फुल्ली फील्ड होते हैं। ये लो, एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कौन सा? आपका जो इसका जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 15th ग्रुप का। ठीक है, p ऑर्बिटल उसमें आधा भरा हुआ है। ओके,
ये एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिख करके देख लेते हैं। आपका नाइट्रोजन, उसके बाद में फॉस्फोरस, उसके बाद में आर्सेनिक, उसके बाद में आपका Sb और उसके बाद में आपका Bi, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ले लेते हैं 7, इसका एटॉमिक नंबर 15, इसका एटॉमिक नंबर हो गया आपके 33 और फिर आपके एटॉमिक नंबर हो गया 18, ऐड कर दोगे आप 33 में तो 51 और फिर सिक्स्थ, ये आपका सिक्स्थ पीरियड का मेंबर है, ये आपका सेकंड पीरियड का मेंबर है। सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं 32, तो 51 में आप 32 ऐड करोगे तो आपका हो गया 83। तो इस तरह से ये इसका एटॉमिक नंबर आ गया, ठीक है। ओके, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। नाइट्रोजन में आपके नोबल गैस कौन सी होगी भाई, हीलियम होगी। तो और ये सेकंड पीरियड में है तो आपका हो गया 2s2 2p3, ओके। इसी तरह से फॉस्फोरस में आपका नियोन आ जाएगा नोबल गैस और ये हो गया आपका 3s2 और आपका आ गया 3p3, ठीक है। इसी तरह से आपका जो आर्सेनिक है उसमें आपका ऑर्गन और ये हो गया आपका 4s2। अच्छा, 4s2 के बाद में आप 4p लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते, पहले आपको 3d10 में इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, फिर आपको देना पड़ेगा 4p3 में। मेरा कहने का मतलब ये है कि आर्सेनिक में आपके d इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद में एंटीमनी में आपका नोबल गैस कोर हो गया क्रिप्टॉन और उसके बाद में 4d10 और आपका 5s2, यस 5s2 और आपका हो गया 5p3। इसी तरह से आपका जो बिस्मथ है उसमें नोबल गैस कौन सी होगी, जिनोन होगी। और अब यहाँ पर आपका हो गया 5d10, ओके 5d10 से पहले एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाना है। आप देखो इसमें इसका आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 6s2 6p3 हो गया, लेकिन 6s2 के बाद में आपको पहले 4f14 भरना पड़ेगा, 5d10 भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप जो 6p है उसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि बात ये हो गई। यहाँ पर दो चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। सबसे पहली बात तो आप ये देख लो कि नाइट्रोजन के पास तो d ऑर्बिटल है ही नहीं। ये देखो 2, इसमें सेकंड शेल है ना, सेकंड शेल में तो आपका वो होता ही नहीं है, ठीक है, d ऑर्बिटल। तो ये आपका क्या हो गया, यस ये आपका हो गया 9, आप लिख सकते हो 9 d ऑर्बिटल किसमें, आपके नाइट्रोजन में। फॉस्फोरस में d ऑर्बिटल तो होते हैं क्योंकि आपका थर्ड शेल आ गया, थर्ड में 3d होता है, लेकिन खाली है अभी, आप लिख सकते हो वैकेंट d ऑर्बिटल किसमें, आपके फॉस्फोरस में। उसके बाद में आपका कौन सा आ गया, और ये आ गया आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक में भाई फील्ड आपका कौन सा आ गया, फील्ड d ऑर्बिटल हो गया, यानी कि इसमें d इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी आपका फील्ड d ऑर्बिटल हो गया। और जो लास्ट वाला है उसमें आप देखो d भी फील्ड है और f भी फील्ड है, यानी कि बिस्मथ में पहली बार f इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई है, जैसे आर्सेनिक में पहली बार d इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई है। ऊपर से नीचे आते हैं ना तो d इलेक्ट्रॉन का इंट्रोड्यूस हुए हैं आर्सेनिक में, ऊपर से नीचे आते हैं तो f इलेक्ट्रॉन बिस्मथ में सबसे पहले आए हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फील्ड d एंड f ऑर्बिटल्स, ये लो, इसमें d और f ऑर्बिटल दोनों फील्ड होते हैं। तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ये जो खास बात है इसको आपको याद रखनी है। अगली आप हेडिंग लगा लो, 3 नंबर हेडिंग लगा लो फटाफट से, और वो है आपकी एटॉमिक साइज की। फटाफट लिख लो एटॉमिक रेडियस, ये लो एटॉमिक आपका हो गया रेडियस। एटॉमिक रेडियस तो आप जानते ही हो, ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, ये तो आप जानते ही हो, पेरियोडिक टेबल का ये तो इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। आप लोग लिख सकते हो डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो आपकी जो एटॉमिक रेडियस है, यानी कि जो आपकी कोवेलेंट रेडियस है, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती हुई चली जाती है। ये तो हो गई एक बात, लेकिन यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट नहीं थी। यहाँ पर अगली बात वो ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूँ एक्चुअल में, ठीक है, सेकंड पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और आपका आ गया कौन सा, Sb और Sb के बाद में Bi, ठीक है। नाइट्रोजन, इन सब का मैं आपको जो कोवेलेंट रेडियस है इनकी वो पिकोमीटर में रख रहा हूं। क्या, कोवेलेंट आपका रेडियस, कोवेलेंट रेडियस का डेटा है वो पिकोमीटर में मैं आपके सामने रख रहा हूं।
ये आपका क्या हो गया 70 पिकोमीटर, ये आपका 110 पिकोमीटर, ठीक है, और ये आपका 120 पिकोमीटर, 140 पिकोमीटर और 148 पिकोमीटर। इतनी बात हो गई, ठीक है। अब आपको यहाँ नोटिस क्या करना है, ये देखो जरा, देखो आपने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा कि आर्सेनिक में डी इलेक्ट्रॉन पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं, बिस्मथ में एफ इलेक्ट्रॉन पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, और एफ और जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छी तरह से सीख चुके हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ नोटिस करने की क्या बात है, ये देखो, नाइट्रोजन से आप फॉस्फोरस तक जाओ तो देखो अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, 40 पिकोमीटर का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फॉस्फोरस से आर्सेनिक तक जाओगे तो आपको स्मॉल डिफरेंस मिलेगा। ये देखो ज़्यादा कोई डिफरेंस आया ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से 140 यानी कि आपका एसबी से जाओगे आप बिस्मथ तक तो ये भी स्मॉल डिफरेंस आया। क्यों आया भाई स्मॉल डिफरेंस? क्योंकि यहाँ पर तो आपके आर्सेनिक में डी इलेक्ट्रॉन आ गए, उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। यहाँ एफ इलेक्ट्रॉन पहली बार इंट्रोड्यूस हुए बिस्मथ में, उनका भी शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। तो इसका आप यहाँ पर ये जो आपको ऑब्जर्वेशन मिला स्मॉल डिफरेंस का, फॉस्फोरस से आर्सेनिक और एंटीमनी से आपका बिस्मथ, उसका आप रीजन लिख सकते हो। रीजन क्या है? रीजन आपका हो गया पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। ये लो, जो आपके डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट कमज़ोर होने की वजह से साइज थोड़ी सी अच्छी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो बढ़ी नहीं, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बचा नहीं पाए तो न्यूक्लियस ने अंदर की तरफ खींच लिया, यानी कि जितनी साइज बढ़नी थी उतनी नहीं बढ़ी, ठीक है। तो फाइनली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में एटॉमिक साइज पूरा कर चुके हैं। 4 नंबर के पॉइंट में हम लोग आ गए हैं, वो है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये लो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है ये तो आप जानते ही हो। एक आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, उसमें जितनी एनर्जी खर्च होती है उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम लोग यहाँ पर IE लिख रहे हैं, ये बोलते हैं। अब ट्रेंड देखो, आप जानते ही हो कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जब जाते हैं, डाउन द ग्रुप, आप लिख लो यहाँ पर डाउन द, ये लो डाउन द ग्रुप आप लिख लो, डाउन द ग्रुप आप यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हो जाती है डिक्रीज। ये तो सब जानते ही हैं, क्योंकि साइज इंक्रीज होती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम वाली बात एक्चुअल में सेकंड में है। सेकंड में क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं 15th ग्रुप की, इसके इधर आता है 16th ग्रुप और इधर आता है आपका 14th ग्रुप, ठीक है। 15th ग्रुप का एलिमेंट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आगे इधर आपको ऑक्सीजन मिलेगा और इधर आपको कार्बन मिलेगा, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो पीरियड है 14, 15, 16, यदि हम लोग 14 से 16 की तरफ जाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएं पेरियोडिक टेबल में, तो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो इंक्रीज होती है। ये तो सब जानते हैं कि पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। लेकिन अब वो जो इंक्रीज हुई है इसका मतलब क्या ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए? हाँ, होनी तो चाहिए, लेकिन होती नहीं है। यही यहाँ पर केस है, ठीक है। क्या केस है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में ऑक्सीजन की ये ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये आपका जो ऑर्डर है वो सही नहीं है। ये केवल एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, ये एक्चुअल ऑर्डर आपका नहीं है, इससे ज़रा बच के रहें। एक्चुअल ऑर्डर क्या है देख लो ज़रा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या हो गया? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये लो, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या हुआ? नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, यानी कि अब ऑक्सीजन से इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, ठीक है। और यही यहाँ पर केस है, यही यहाँ पर स्पेशल ऑर्डर है, आप इसको याद रखिएगा। कार्बन और कार्बन के बाद में आपका आएगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद में अब आएगा नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। याद रखिएगा रीजन इसका क्या है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और ये आपका इसका एक्चुअल ऑर्डर है, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है और यही इसका सही ऑर्डर है। तो आपको समझ में आ गया क्या कि भाई हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी की वजह से नाइट्रोजन की जो आपकी जो क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो होनी चाहिए थी ऑक्सीजन से कम, लेकिन उस चक्कर की वजह से हो गई आपके ऑक्सीजन से ज़्यादा। ऑर्डर आपके सामने है, ठीक है। तो आपका ये हो गया क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। अब हम लोग फटाफट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कर लेते हैं भाई, है ना। आपका 5 नंबर आ गया और ये हमने किया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये लो,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो आप जानते ही हो, एक जो न्यूट्रल एटम को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो रिलीज्ड जो एनर्जी होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब इसका भी जो ट्रेंड है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के जैसे ही है, यानी कि आप लोग डाउन द ग्रुप आप लोग जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी फ्रेंड्स, वो आपकी डिक्रीज होती हुई चली जाएगी, क्योंकि साइज इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस पूरे ग्रुप में केवल आपके जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि इस पूरे ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव। ये लो, यानी कि आप ये देख लो, फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आपकी निगेटिव होती है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव का मतलब समझे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इसको एक इलेक्ट्रॉन देते हो, नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन आप देते हो, तो ये क्या करेगा, आपको मतलब एनर्जी रिलीज नहीं होगी, उल्टा आपकी एनर्जी खर्च हो जाएगी, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है ना। आप यदि इलेक्ट्रॉन दोगे तो उल्टा आपकी ही एनर्जी खर्च होगी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। ये तो था इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये ध्यान रखना इस पूरे ग्रुप के लिए है ये कि इस पूरे ग्रुप में केवल अकेला नाइट्रोजन ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब पेरियोडिक टेबल में देखो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि पेरियोडिक टेबल में कुछ लोग ही है जिनकी पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक तो आपका बेरिलियम, नाइट्रोजन तो होता ही है, उसके अलावा बेरिलियम और एक उसका जो ग्रुप का साथी है मैग्नीशियम, इसके अलावा नोबल गैसेज। ये लो, आपके सामने यदि कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और नोबल गैसेज, इनमें से ही कोई ना कोई एक आपको सही उत्तर मिलेगा। इन चारों पार्टियों की, नाइट्रोजन की, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, आपकी पॉजिटिव होती है। बात आपको समझ में आई, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। आप यदि ऐड करोगे तो आपको एनर्जी भी खर्च करनी पड़ेगी, इसका मतलब ये है। अब 6 नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं और 6 नंबर पॉइंट है आपका इलेक्ट्रो निगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको हम लोग EN से लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भाई आप जानते ही हो, डाउन द ग्रुप क्या है, ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, जैसे जैसे वो लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ, वैसे वैसे आपकी क्या बोलते हैं, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती हुई चली जाएगी, ठीक है। अब आपको देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डेटा मैं आपको दिखाता हूं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डेटा आपका ना हो गया नाइट्रोजन, आपका हो गया फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi, ये हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो है आपकी 3.0, ठीक है। इसकी है आपकी 2.1, इसकी है आपकी 2.0 और इन दोनों की हो गई 1.9, 1.9, ठीक है। ये देखो भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डेटा में आप क्या कह सकते हो, नाइट्रोजन से आप आर्सेनिक तक जा रहे हो तब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी डिक्रीज हो रही है, होनी भी चाहिए, ग्रुप में होनी भी चाहिए डिक्रीज, तो यहाँ से यहाँ तक तो डिक्रीज हो रही है। लेकिन आप Sb से Bi तक जा रहे हो तो ये आपकी जो En की वैल्यू क्या है, वो आपकी हो गई कांस्टेंट। ये लो, ये कांस्टेंट हो गई। क्यों हुआ भाई ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि Sb और Bi की साइज में जो है वो डिफरेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की इसकी जो कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है, वो भी ऑलमोस्ट इक्वल है। आप जानते हो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब ही यही है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को है ना अट्रैक्ट करने की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है वो, ठीक है। इतनी बात हो गई, ओके। अब इसका रीजन आप क्या लिखोगे? इसका रीजन वही है कि आपके पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। आर्सेनिक में आपका जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट आ गया डी इलेक्ट्रॉन का, बिस्मथ में आपके आ गया पुअर शील्डिंग इफेक्टिंग डी और एफ इलेक्ट्रॉन का, Sb में डी इलेक्ट्रॉन का पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो डी और एफ इलेक्ट्रॉन के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इनकी साइज में भी अंतर कम हो गया, और साइज में अंतर कम हो गया तो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में भी डिफरेंस क्या हो गया, आपका कम हो गया। तो आप याद रखिएगा, वेरी स्मॉल डिफरेंस किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ स्मॉल डिफरेंस इन आपका साइज। ये लो, साइज में भी स्मॉल डिफरेंस है, इसीलिए आपका ये क्या है, आपका
जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है उसमें भी डिफरेंस कम है, ठीक है ना, थोड़ा सा डेटा ये जो था वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। 7 नंबर पे हम लोग आ गए हैं और अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं आपकी फिजिकल स्टेट। ये लो, इन एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट फटाफट लिख लो आप इसको, मैं लिख देता हूँ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, आपका Sp और आपका Bi, ये मैंने लिखा फिजिकल स्टेट में लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन वो है, वो आपका डाइएटॉमिक गैस की फॉर्म में पाया जाता है। देखो डाइएटॉमिक गैस की फॉर्म में कौन होता है, आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। और ये आपका डाइएटॉमिक गैस की फॉर्म में होता है, बाकी ये सब के सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये लो, ठीक है, फिजिकल स्टेट आपको मिल गई। ओके, अब एक चीज और है, वो ये है इंपॉर्टेंट है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन का कोई एलोट्रोप नहीं होता, यानी कि नाइट्रोजन डू नॉट शो एलोट्रोपी। नाइट्रोजन आपका डू नॉट शो एलोट्रोपी। ये लो, एलोट्रोपी का मतलब इसका कोई अपर रूप नहीं होता, ठीक है ना। जबकि ये जो चारों हैं कौन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi, ऑल फोर शोज एलोट्रोपी। आप जानते हो फॉस्फोरस का, जैसे व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ये सब उसके एलोट्रोप्स हैं। इसी तरह से आर्सेनिक के, Sb और Bi के भी एलोट्रोप्स होते हैं। तो आप याद रखिएगा, नाइट्रोजन केवल एक अकेला ऐसा एलिमेंट है इस पूरे ग्रुप में जो आपका गैस की फॉर्म में पाया जाता है और जिसके एलोट्रोप कोई नहीं होते हैं, बाकी सॉलिड होते हैं और एलोट्रोप इनके पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। ओके, अब आपका जो है फिजिकल स्टेट हमने ले लिया। अब मेटेलिक कैरेक्टर भी देखो यहीं ले लेते हैं, आगे कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर में जो आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, ये दोनों आपके नॉन मेटल हैं। आर्सेनिक और Sb जो है, ये दोनों आपके मेटलॉइड हैं। क्या है, मेटलॉइड। और जो बिस्मथ है वो आपका मेटल है। तो मेटेलिक कैरेक्टर आपने देखा, डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर आपके इंक्रीज होंगे। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, पेरियोडिक टेबल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज, ठीक है, कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। इतनी बात हो गई। ओके, अब जो बात है, अगला हमारा जो पॉइंट है, 8वां पॉइंट है, वो है आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट वाले में देखो कोई चक्कर नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट तो डाउन द ग्रुप आपको पता है, मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट लिख सकते हो, डाउन द ग्रुप आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो क्या होता है, इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, मेल्टिंग पॉइंट के डेटा में दिक्कत है। मेल्टिंग पॉइंट का डेटा इस ग्रुप का बड़ा स्पेशल है। आप लोग फटाफट मेल्टिंग पॉइंट का डेटा देख लीजिए। मैं लिख देता हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi, ये मैंने लिखा। अब मैं आपके सामने इनका जो मेल्टिंग पॉइंट का जो डेटा है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट का डेटा काफ़ी खास है। इसका नाइट्रोजन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 63K, और इसका फॉस्फोरस का अच्छा खासा बढ़ गया ये, और इसका और भी अच्छा खासा बढ़ गया आपका 1089K, और ये आपका 904K। ओ, ये क्या हुआ, कम हो गया। और ये 544K, ये भी क्या हो गया, कम हो गया। तो आप क्या ऑब्जर्वेशन ले सकते हो, आप ये ले सकते हो कि नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक जब आ रहे थे आप, तो MP मेल्टिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जब आप आर्सेनिक से लेकर के Bi तक आए तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ये यहाँ पर अलग ट्रेंड है, स्पेशल ट्रेंड्स है। क्या कहता है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट का जो डेटा है वो बड़ा अजीब सा है, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसका रीजन आप क्या असाइन कर सकते हो, रीजन इसका आएगा आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट में से, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बेरिलियम, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो इसका जो NH2 वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या हो गया आपका, वो आपका इनर्ट हो जाता है और आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसकी वजह से अब मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक आप नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक जा रहे हो आप, तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट सेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। लेकिन उसके बाद से आपका जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो आपका बढ़ गया। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो आपका NH2 वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या हो गया, इनर्ट हो गया। इनर्ट का मतलब उदासीन हो गया और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेना उसने कर दिया, एक तरह से आपका
क्या बोलते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट वो लेगा नहीं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट वो लेगा नहीं। तो ये क्या है, आपका इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। तो इसका रीजन आप क्या लिख सकते हो, पिन पॉइंट रीजन ये हो गया इसमें, बिकॉज ऑफ आईपी इफेक्ट, यानी कि आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ कि डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो तो ये जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम हो गई, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम हो गई, तो इसका मतलब जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स है वो भी कम हो गए, वो कम हो गए तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट आपका ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो आईपी इफेक्ट है बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट है जो ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, ठीक है ना, उसकी वजह से ये सारा गेम हो रहा है। तो आपने देखा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किस तरह से आप आर्सेनिक से बिस्मथ की ओर आते हैं तो क्या हो गया, डिक्रीज होता है। तो आप लिख सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट आप इसको ऐसे ही लिख लो कि नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ता है और आर्सेनिक से बीआई तक डिक्रीज होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आपका जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो आपका बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ओके, यस, अब चलते हैं आगे, है ना। ओके, अब अगला रीजन लेते हैं, इसका आप रीजन याद रखिएगा या लिख लो कि भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट के बढ़ने की वजह से जो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, कौन सा, NH2 वाला, उसकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यस, ठीक है। अब ये पॉइंट कौन सा था, 8वां पॉइंट था, ये 8वां पॉइंट था। 9th पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, 9th पॉइंट हम लोग ले लेते हैं और वो लेते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, सबसे पहले लिख लेते हैं मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप की कौन सी होती है, एक तो देखो आपके इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ग्रुप नंबर -10, तो 15 -10 यानी कि ये तो आ गई आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकती है, ये आपकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक आपकी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो ये हो गया आपका +3। अब एक माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, वो है -3। तो ये इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपकी क्या है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट और आपकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। सबसे पहले पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपका +3 और आपका +5, ठीक है। अब यहाँ पर एक इनर्ट पेयर इफेक्ट तो आप जानते ही हो, ऊपर से नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है तो इनकी स्टेबिलिटी देखो क्या होती है। नाइट्रोजन आपने लिया, नाइट्रोजन के बाद में फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi है, ठीक है। आप जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपका जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है साथियों, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो पूरा के आधार है किसका है, आपके D और F ऑर्बिटल्स का जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है D और F इलेक्ट्रॉन का, उसकी वजह से ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आया है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब देखो ऊपर जो नीचे वाले एलिमेंट हैं उनमें जो आपका NH2 वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बेचारा उदासीन हो गया, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। NH2 वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे कम होती जा रही है, यानी कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो ऊपर से नीचे कम होती हुई चली जाएगी। तो आप लोग लिख सकते हो क्या, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या होगी आपकी डिक्रीज होती हुई चली जाएगी, क्योंकि बिस्मथ जैसे एलिमेंट है इसमें 5 के 5 इलेक्ट्रॉन हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से NH2 वाला पेयर पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और आपका जो स्टेबिलिटी ऑफ आपका +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके होती है इंक्रीज, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ओके। इसका मतलब हम लोग +5 और +3 का ऑर्डर भी हम लोग बना सकते हैं, और वो क्या है, जैसे आर्सेनिक, Sb और Bi में हम लोग कंपैरिजन करें तो +3 इसका भी लिखते हैं +3, इसका भी हो गया +3 और इसका भी हो गया +3, ठीक है। तो +3 किसका स्टेबल है, +3 ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो बिस्मथ का +3 सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरह से अब हम लोग +5 का डेटा
का कंपैरिजन कर लेते हैं। और +5 में आप जानते हो कि ऊपर से नीचे जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है, इसका मतलब जो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो बिस्मथ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा 5 ऑक्सीडेशन स्टेट मैनेज करना। इसलिए ऊपर से नीचे आते हैं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती हुई चली जाती है। ठीक है, इतनी बात हो गई। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, बिस्मथ जो है Bi5, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग फटाफट देखते चले जाएंगे। और क्या बोलते हैं, यस, इसका मतलब देखो ये हुआ कि आपका जो बिस्मथ है उसकी जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके इसकी जो +5 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे ज़्यादा स्टेबल है। इसका कंक्लूजन देखो क्या निकला, उसका निष्कर्ष ये निकला कि आपका जो Bi5+ है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि Bi5+ है, ये क्या है कि स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है तो ये क्या करेगा, जहां भी ये इलेक्ट्रॉन देखेगा, कोई भी स्पीसीज होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। ठीक है, और खुद रिड्यूस होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Bi3+ में। यानी कि ये हर किसी से इलेक्ट्रॉन निकालने की इसकी टेंडेंसी है, भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे Bi3+ में जाना है। इसका कहने का मतलब ये है क्योंकि Bi3+ इसकी ज़्यादा स्टेबल है और Bi5+ इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से स्टेबल नहीं है। ठीक है, अब इसलिए ये जो Bi5+ है ये हर जगह से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके तुरंत Bi3+ में जाने की इच्छा रखता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब Bi5 जो प्लस है उससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, वो भी ये है कि जो Bi जो है उसका BiCl5 जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं पाया जाता, लेकिन आपका जो Bi(F5) है वो कंपाउंड आपका अच्छी तरह से पाया जाता है। ये आपका क्या है, स्टेबल है, और ये क्या है आपका नॉट स्टेबल। अब इसका रीजन समझ लो भाई, इसका रीजन भी एकदम साफ है। क्या इसका रीजन देखो साफ है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं बहुत सिंपल सी, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, आपका जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है उसकी वजह से देखो क्या हुआ, आपका जो NH2 वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, ठीक है, ये NH2 वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया आपका इनर्ट, ये उदासीन हो गया, ये आपका उदासीन हो गया, इनर्ट हो गया। ठीक है, तो ये इनर्ट होने की वजह से देखो क्या हुआ, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेना ये कर देगा कम, है ना, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेना ये कम कर देगा। तो अब भाई क्या हुआ, इसका मतलब इसकी जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो गई कम स्टेबल। ठीक है, अब यदि कोई एलिमेंट आपका +5 के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, यानी कि आपका पेंटावेलेंट कंपाउंड बनाना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी कि ये आपका NH2 वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अनपेयर हो जाए। ये देखो अनपेयर, मेरा कहने का मतलब ये है कि बिस्मथ 5Cl से बॉन्ड तभी तो बना पाएगा जब इसका NH2 वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अनपेयर होगा। अब उसको अनपेयर करने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना, बात को समझिए। अनपेयर करने के लिए क्यों, क्योंकि वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस की पकड़ में है, वो न्यूक्लियस उसको हिलने नहीं दे रहा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहा। ठीक है, अब इसका मतलब देखो ये क्या हुआ, जो बिस्मथ है वो क्या करता है, मतलब आपका ये यहाँ जो बॉन्ड बनेगा कौन सा, BiCl5, उस BiCl5 बॉन्ड से इतनी एनर्जी आपकी निकलनी चाहिए, BiCl जो बॉन्ड बनेगा उससे इतनी एनर्जी निकलनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपका अनपेयर हो जाए। ठीक है, तो BiCl से इतनी एनर्जी नहीं निकलती है, इसलिए BiCl5 नहीं बनता है, जबकि BiF5 में जो बॉन्ड बनता है कौन सा, Bi और आपका F, BiF जो बॉन्ड बनता है उसमें फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन क्या है आपका, फ्लोरीन की हाईएस्ट एक क्या है आपकी En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और आपका फ्लोरीन एक क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये होने की वजह से फ्लोरीन के साथ जब Bi का बॉन्ड बनता है तो इतनी एनर्जी निकल जाती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि ये जो NH2 वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अनपेयर हो सके। ठीक है, इसलिए BiF5 एग्जिस्ट करता है लेकिन BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रहेगा, क्या कि भाई क्या बोलते हैं, BiF में
फ्लोरीन के हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है कि NH2 वाला इलेक्ट्रॉन पेयर अनपेयर हो जाता है ना, ठीक है, और जिससे ये जो बॉन्ड होता है BIF ये स्टेबल हो जाता है, तो BIF5 कंपाउंड भी स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ऑल पेंटावेलेंट कंपाउंड, ये लो पेंटावेलेंट कंपाउंड। पेंटावेलेंट जो कंपाउंड है कौन से, आपके SbCl5, आपके BiF5, ठीक है, आपके PCl5, ये सारे पेंटावेलेंट कंपाउंड है। ये सारे क्या हैं, आर कोवेलेंट। ये लो, ये कोवेलेंट हैं सारे के सारे। कोवेलेंट क्यों हैं, क्योंकि देखो जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, और ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। यदि 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे और यदि ऑक्सीडेशन स्टेट आपका M5+ आ गया, M यानी कि मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया, तब तो कंपाउंड बन जाएगा आयनिक, ठीक है। लेकिन यदि 5 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पाया, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये जो कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे कोवेलेंट नेचर के होंगे, क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करना, उसको अचीव करना काफ़ी मुश्किल होता है, यानी कि एक एटम से 5 इलेक्ट्रॉन निकालना बार बार में थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए ये ग्रुप के जो कंपाउंड है +5 वाले, वो आयनिक नहीं बनाते हैं, जिद नहीं करते हैं और कोवेलेंट बना लेते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो ये आपके जो +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी भी हम लोग देख लेते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड एक चीज़ है जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi आप लिखेंगे, और डाउन द ग्रुप आप जाएंगे तो आप मुझे बताइए कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है कि कम होगी, ठीक है, वो बढ़ती है कि कम होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कम हो गई, डिक्रीज हो गई, यानी कि जो टेंडेंसी है, जो आपकी जो टेंडेंसी है ना, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की, वो आपकी कम हो जाती है। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, और टेंडेंसी टू शो, हाँ ओके, अच्छा यहाँ से पेन लेना है, ओके, टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। कब, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे। क्यों, बिकॉज इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है फ्रेंड्स मेटेलिक करेक्टर जो है, मेटेलिक नेचर है, वो भी डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और आप जानते हो मेटल्स की टेंडेंसी माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की है या प्लस में। मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन लेना सीखा ही नहीं है मेटल्स ने, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात करते हैं, इसलिए मेटल्स हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करते हैं। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उनके 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 डायरी में ही नहीं है कहीं कि भाई वो इलेक्ट्रॉन ले लें और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते फिरें, नो, ठीक है। इसलिए मेटल्स जो मेटेलिक करेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता है तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की प्रवृत्ति भी क्या होती है, कम होती चली जाती है। अब जो नाइट्रोजन है वो अच्छा खासा N3- दिखाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका नाइट्राइड आयन बोलते हैं। फॉस्फोरस वाले को फॉस्फाइड आयन बोल देंगे, आर्सेनिक वाले को आर्सेनाइड बोल देंगे, ये कोई बात लिखने की नहीं है, ठीक है। अब इसके नाइट्राइड के कंपाउंड्स आप देख लो, Ca3 और N2, ये हो गया आपका कैल्शियम, कैल्शियम आपका हो गया फ्रेंड्स नाइट्राइड, ठीक है। इसी तरह से आप और भी बना दो तो कैल्शियम फॉस्फाइड हो जाएगा, कहाँ दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। इसी तरह से आप मैग्नीशियम का बना दो Mg2N2, तो ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड, कहाँ दिक्कत है, ये आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्लियर कट आपकी जो 3- ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करता है, जबकि आपके जो बाकी कंपाउंड्स हैं, यानी कि कैल्शियम का कंपाउंड हो गया आर्सेनिक के साथ में, ठीक है, ये आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, क्योंकि जो आर्सेनिक है वो क्लियर कट आपकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं, उनमें ऐसा काम करने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब ये पॉइंट कौन सा है, मेरे ख्याल से तो ये 11वां आ गया होगा, मुझे पता नहीं है, काउंटिंग मैं कर नहीं रहा। अब हम लोग आ गए हैं एनोमेलस, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं क्या हम लोग, तो एक काम और कर लेते हैं, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं ना, तो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप और लिख लो आप लोग, नाइट्रोजन शोज ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम
फ्रॉम -3 टू +5, ये लो भाई, यानी कि नाइट्रोजन -3 से लेकर के +5 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ओ माय गॉड, ठीक है। तो इसको चलो देखते हैं, फटाफट एग्जांपल लेते हैं कौन कौन से क्या है। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 और ये जो +5 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। -3 का हो गया आपका NH3, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। फिर -2 का हो गया आपका NH2 और आपका NH2। उसके बाद में -1 का जो है वो आपका हो गया NH2OH, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट N2 में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। N2O में +1, NO में +2, N2O3 में +3, N2O4 में आपका +4 और N2O5 में आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यानी कि नाइट्रोजन आपके -3 से लेकर के +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात इतनी है कि ये जो प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, shows पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली विद आपका ऑक्सीजन। ये लो, ये केवल ऑक्सीजन के साथ में ऐसा काम करता है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। कौन? आपका नाइट्रोजन, ठीक है। अब हम जो 11 पॉइंट है वो तसल्ली से ले सकते हैं और वो है आपका एनामेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। देखो, नाइट्रोजन का एनोमेलस बिहेवियर होता है, यानी कि नाइट्रोजन का आपका असामान्य व्यवहार होता है, यानी कि नाइट्रोजन का बिहेवियर अपने ही ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं, इसी के 15th ग्रुप के बाकी एलिमेंट हैं उनसे मिलता नहीं है। काफ़ी मामलों में नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ से अलग होता है। तो इसका असामान्य व्यवहार क्या है वही हम पॉइंट्स में ले रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट जो हम लोग स्टार लगा के लिख रहे हैं वो है मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन is restricted up to 4 only, restricted up to 4 only। ये लो, 4 तक ही इसकी जो क्या बोलते हैं जो कोवेलेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है। 4 से ज़्यादा इसकी कोवेलेंसी इंक्रीज नहीं हो सकती। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो क्या बोलते हैं PCl5 बन सकता है, PF6 माइनस, आपका जो PF6 माइनस है ये भी बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बन सकते हैं। लेकिन आप कहो कि NCl5 बन जाए, मतलब ही नहीं है, ये नहीं बन सकता। नॉट स्टेबल, ये नहीं बन सकता, एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बहुत साफ रीजन है। इसमें नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी आ रही है? 5, जबकि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 5 हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? यही तो है बात इंपॉर्टेंट। वो बात यह है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपके सामने लिखता हूँ, ठीक है। ये देखो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया आपका 1s2 को छोड़ो, 1s2 से हमें क्या करना है, हम लेते हैं सीधा ही इसका हम लेते हैं सीधा ही इसका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो, और वो है इसका 2s2 2p3। अब 2s2 2p3 का बॉक्स रिप्रेजेंटेशन आप बनाओगे तो वो कुछ ऐसा ही बनेगा। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये लो, ठीक है। और इसमें आपका हो गया नाइट्रोजन का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लो, इतनी बात हो गई। अब यहाँ आप मुझे ये बताओ कि इसका जो वैलेंस शेल है, सेकेंड शेल, इसमें ऑर्बिटल कितने हैं? कितने ऑर्बिटल हैं? ये कितने ऑर्बिटल हैं? 4 ऑर्बिटल। ये लो, 4 ऑर्बिटल इन सेकेंड शेल। ये सेकेंड शेल की तो बात कर रहा है। तो सेकेंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4 ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, एक बॉन्ड बनाने के लिए एक ऑर्बिटल तो चाहिए ना, एक ऑर्बिटल तो चाहिए ओवरलैपिंग करने के लिए। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए। इसमें हाईएस्ट कितने ऑर्बिटल हैं? सेकंड शेल ही है, थर्ड इसमें है नहीं। सेकंड शेल है तो इसमें 4 ही ऑर्बिटल हैं। 4 ही ऑर्बिटल है, इसका मतलब ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। इसलिए नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या है? अधिकतम 4 है। इससे ज़्यादा नाइट्रोजन कभी बॉन्ड नहीं बना सकता। एग्जाम्पल आपका NH4+, इसमें नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 से ज़्यादा नाइट्रोजन कभी बॉन्ड नहीं बना सकता। इसकी जो कोवेलेंसी है, ठीक है, वो मैक्सिमम 4 हो सकती है। रीज़न आप समझ गए। रीज़न क्या है? रीज़न इसका आ गया कि इसमें आपके वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते हैं। ये लो, रीज़न क्या है आपका?
रीजन आपका है, हाँ रीजन आप लिख सकते हो अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ये लो, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। यदि डी ऑर्बिटल इसके पास होते तो ये भी अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता था। जैसे आपके फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, 6 भी बना रहा है, ठीक है ना, तो इसने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लिया ना। ये नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास खाली ऑर्बिटल नहीं है। फॉस्फोरस के पास तो 3d ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल है, उनमें इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसने 6 तक बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन बेचारा 4 तक ही अटक गया, जबकि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका सेम है। तो आपने देखा डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से नाइट्रोजन का नुकसान हो गया और उसकी कोवेलेंसी कहाँ तक लिमिट हो गई, 4 तक लिमिट हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गई एक बात। इसके अलावा नाइट्रोजन का और क्या क्या असामान्य जो बिहेवियर है वो फटाफट देख लेते हैं। अगला जो नाइट्रोजन का असामान्य बिहेवियर है वो है आपका पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ये लो, पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि नाइट्रोजन में देखो क्या है, नाइट्रोजन की साइज क्या होती है आपकी, स्मॉल होती है, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से नाइट्रोजन अपने साथ भी और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी क्या बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, पी पाई बॉन्ड बना सकता है। जैसे आपका नाइट्रोजन कार्बन के साथ पी पाई बॉन्ड बनाता है, आपका जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ भी पी पाई बॉन्ड बनाता है। ये पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। पी पाई का मतलब क्या हुआ, पी पाई का मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन और कार्बन दोनों का यहाँ पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है पाई बॉन्डिंग में। इसको बोलते हैं आपका पी पाई बॉन्ड, क्योंकि दोनों तरफ ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये किसकी ओवरलैपिंग से बन रहा है, पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है। आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब नाइट्रोजन ये जो पी पाई बॉन्ड बना रहा है ये नाइट्रोजन ही क्यों बना सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, जिससे उसकी जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, ये लो, जो ओवरलैपिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है नाइट्रोजन में, इसलिए पी पाई बॉन्ड बना सकता है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला कि पाई बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी की वजह से नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स जो हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाते हैं, जिसमें आपके इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, हाईएस्ट मतलब हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है, ठीक है। हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है N2 मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि वहां पर ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ट्रिपल बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बनाने में सक्षम है, ठीक है, स्मॉल साइज की वजह से, इसलिए नाइट्रोजन ने ये पाई बॉन्ड बनाया। और हाई बॉन्ड एंथैल्पी कितनी हो गई इसकी, लगभग इसकी 941.4 किलो जूल पर मोल, इतनी इसकी बॉन्ड एंथैल्पी हो गई। अब बॉन्ड एंथैल्पी होने की वजह से हुआ क्या, निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि N2 becomes inert at room temperature। ये लो, N2 becomes inert, यानी कि आपका जो नाइट्रोजन है वो एक उदासीन गैस है, कहाँ पर, आपके रूम टेम्परेचर पर, एट आपका रूम टेम्परेचर। क्यों भाई ये आपकी इनर्ट गैस कैसे हुई है, इनर्ट गैस मतलब ये काफ़ी कम रिएक्टिव है नाइट्रोजन, ठीक है, वो इसी की वजह से है क्योंकि नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बना सकता है तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा हो गई, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करती है, रिएक्शन करने की टेंडेंसी इसकी बहुत कम होती है, ये इनर्ट होती है। इसीलिए आपके जो चिप्स के पैकेट आते हैं ना, जितने भी ये कुरकुरे चिप्स और ये जितने भी आते हैं उन सब में नाइट्रोजन भरी होती है। आप देखते हो ना, उतना थोड़ी ना उसमें चिप्स होता है, जितना फूला फूला वो पैकेट होता है। पैकेट तो एकदम मोटा होता है, लेकिन उसके अंदर जब आप उसको खोलते हो तो चिप्स निकलते हैं थोड़े से। तो बाकी क्या था, बाकी आपकी गैस थी, कौन सी, नाइट्रोजन। क्यों उन्होंने हवा क्यों नहीं भर दी, नाइट्रोजन क्यों भरी भाई, मेहनत क्यों की, क्योंकि अब उसमें यदि हवा भर देते तो आप जानते हो ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन की वजह से वो चिप्स में ऑयल जो होता है ना, ठीक है, उसकी रेंसिडिटी हो जाती है, वो ऑयल हो जाता खराब। जो फैट होता है ना चिप्स में, भुजिया में, इनमें जितने भी पैकेज्ड मटेरियल होते हैं, फैट होता है, वो फैट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हो जाता खराब, बदबू आने लग जाती। इसलिए नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, देखो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, रिएक्शन करती नहीं है, इसीलिए नाइट्रोजन को फ्लश करते हैं आपके किसमें, चिप्स के पैकेट में, और ये जितने भी आते हैं ना कुरकुरे चिप्स, इन सब में। तो नाइट्रोजन इनर्ट क्यों हुई, हाई बॉन्ड एंथैल्पी की वजह से। हाई बॉन्ड एंथैल्पी क्यों आई, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। ट्रिपल बॉन्ड क्यों बना, नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बना सकता है, इसलिए पाई बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि नाइट्रोजन की साइज छोटी है। ये काम फॉस्फोरस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, इसीलिए नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है डायटोमिक गैस की फॉर्म में। ये लो, N2 exists
एज डाई एटॉमिक येलो, डाई एटॉमिक गैस येलो। ये दोनों जो कंक्लूजन है, दोनों निष्कर्ष है, ये इसके पाई पाई बॉन्ड बनाने की कंडीशन की वजह से, इसकी एबिलिटी की वजह से ये आए हैं नाइट्रोजन के ये दोनों प्रॉपर्टीज। इतनी बात आपको समझ में आई। तो हमने कितने एनोमलस कैरेक्टर देख लिए? दो देख लिए, कि एक तो इसकी कोवेलेंसी लिमिटेड हो जाती है, एक ये भाई पाई बॉन्ड बना सकता है, दो इसके हो गए। अब तीसरा इसमें जो प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग चलते हैं, ठीक है। तीसरी इसकी क्या है? ये मल्टीपल बॉन्ड जो बनाता है, ओके। तीसरा इसका कर लेते हैं कैटेनेशन आपकी टेंडेंसी, ये लो, ये लो। कैटेनेशन टेंडेंसी, भाई एक चीज मुझे बताओ, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में कैटेनेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? ठीक है, तो भाई बात बहुत सिंपल सी है। कार्बन की देखो कैटेनेशन टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, सिलिकॉन से। लेकिन यहाँ चीज़ हो गई उल्टी। क्या? यहाँ ये हो गया नाइट्रोजन की जो कैटेनेशन टेंडेंसी है वो आपके फॉस्फोरस से कम होती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कैटेनेशन टेंडेंसी का मतलब क्या है। देखो कोई भी एलिमेंट, जैसे एक्स एलिमेंट है, कैटेनेशन टेंडेंसी का मतलब है ये आपस में जुड़ करके लंबी लंबी श्रृंखला बना रहे हैं, लंबी लंबी चेन बना रहे हैं, ठीक है। तो श्रृंखलन प्रवृत्ति यानी कि कैटेनेशन टेंडेंसी इसी को बोलते हैं। अच्छा, ये लंबी लंबी चेन कब बना सकता है कोई एलिमेंट? जब उसका सिंगल बॉन्ड स्टेबल हो, है ना। यानी कि कैटेनेशन टेंडेंसी के लिए एक ही चीज रेस्पॉन्सिबल है और वो है आपका स्टेबल सिंगल बॉन्ड। ये लो, यानी कि जिसका सिंगल बॉन्ड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उसकी कैटेनेशन टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, वो लंबी लंबी चेन उतनी ही बना सकेगा। अब आप एक चीज़ देखो, कैटेनेशन टेंडेंसी के लिए इन दोनों का जो क्या बोलते हैं सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हम कंपैरिजन कर देते हैं फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की। ये लो, तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन का लिख देते हैं। नाइट्रोजन की जो सिंगल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है ना, नाइट्रोजन की सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ लिख रहा हूँ। देखो मैं ट्रिपल बॉन्ड की नहीं लिख रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ लिख रहा हूँ। सिंगल बॉन्ड के नाइट्रोजन की स्ट्रेंथ हो गई आपकी 163.8 है ना, किलो जूल है। ये किलो जूल में ये डेटा है, ओके, किलो जूल पर मोल में ये डेटा है। फॉस्फोरस की जो सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो है 201.6 किलो जूल। और कार्बन की देखते हैं भाई, कार्बन में श्रृंखलन की टेंडेंसी यानी कि कैटेनेशन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है ना, तो कार्बन का आ गया 353 किलो जूल पर मोल। तो आप देखो कार्बन की तो कैटेनेशन टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है क्योंकि कार्बन का सिंगल बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इधर आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में आप देखोगे तो नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो कम होती है, किससे? फॉस्फोरस से। इसलिए इसका मतलब ये हो गया फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नाइट्रोजन से, इसलिए सिंगल बॉन्ड जिसका स्ट्रॉन्ग होता है उसकी कैटेनेशन टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो कैटेनेशन टेंडेंसी आपकी फॉस्फोरस की ज़्यादा हो गई, किससे? नाइट्रोजन से। अब सवाल ये आता है कि कार्बन की जो आपकी जो कैटेनेशन जो आपका सीसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन की कम कैसे हो गई? ठीक है, नाइट्रोजन की कम इसलिए हो गई क्योंकि इसकी क्या है, आपके स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने की वजह से देखो क्या हुआ, इसके दोनों एटम ये हैं, नाइट्रोजन की यही तो हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। तो अब देखो यानी कि आपका जो ये जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में, देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, NH2 NP5, और आपके फॉस्फोरस में भी इतने ही होते हैं, यानी कि NP5 नहीं, NP आपका 3, ठीक है, NH2 NP3, यानी कि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है किसमें, 5 वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है किसमें, आपके नाइट्रोजन में। फॉस्फोरस में भी ऑलमोस्ट यही कंडीशन है। ये लो भाई, ये हम फॉस्फोरस बना देते हैं, ये लो, ये हमने फॉस्फोरस बना दिया। इसमें भी आपका क्या है, NH2 NP आपका 3, यानी कि इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, नाइट्रोजन में तो वो जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो छोटी साइज पे आए, छोटी साइज पे एडजस्ट हो रहे हैं। यहाँ फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन के एडजस्ट होने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन की जो NN की जो साइज छोटी होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन के बीच में देखो डिस्टेंस बहुत कम हो गई, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का मतलब ये हो गया, क्या हो गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन किसमें, आपके नाइट्रोजन में। ये आपके N2 की पिक्चर है, ये आपके P2 की पिक्चर है, ठीक है। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ये जो नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो कम हो गया, इसलिए नाइट्रोजन की कैटेनेशन टेंडेंसी कम हो गई। फॉस्फोरस में ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए फॉस्फोरस का जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। इसलिए उसकी जो कैटेनेशन टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है। तो ये हुआ। अब अगला और देख लेते हैं, अगला क्या है भाई, है ना। अगला है आपका इनेबिलिटी
इनेबिलिटी टू फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। ये लो, नाइट्रोजन भाई डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है, ये नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है। डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है आपस में, इसलिए ये नाइट्रोजन की कमी है, इनेबिलिटी है। तो भाई इनेबिलिटी होने की वजह से क्या हुआ, डी पाई पी पाई भी नहीं बना पाता और डी पाई भी नहीं बना पाता, कोई सा ही बॉन्ड नहीं बना पाता। अब ये आप कहोगे डी पाई पी पाई क्या है, डी पाई क्या है। देखो ऐसा पाई बॉन्ड जो एक डी ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होने से बन रहा है, उसको हम लोग डी पाई पी पाई बोलते हैं, ठीक है। और आपका ऐसा पाई बॉन्ड जो दो डी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होने से बन रहा है, उसको बोलते हैं डी पाई। इतनी बात हो गई क्लियर, ओके। अब नाइट्रोजन की ये इनेबिलिटी है, देखो इनेबिलिटी लिखा है मैंने, असक्षमता है नाइट्रोजन की, क्यों हुई असक्षमता, उसकी बात करते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जैसे एक फोस्फोरस है, फोस्फोरस का ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ये पाया जाता है, ठीक है। जबकि आप कहोगे कि नाइट्रोजन का ये कंपाउंड होता है क्या, ये कंपाउंड होता है क्या, नहीं होता, डू नॉट एग्जिस्ट या नॉट स्टेबल। ये लो, नॉट आपका स्टेबल, कौन सा, ये कंपाउंड, क्यों, क्योंकि फोस्फोरस में तो देखो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इधर आपके ऑक्सीजन में पी ऑर्बिटल होते हैं, तो पी और डी के बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है और ये बन गया आपका डी पाई पी पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है नाइट्रोजन में। अच्छा, R3N आएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी लेट हो गया, एक्चुअल में आपको टाइम नहीं पता है, इस टाइम रात का 1:15 हो रहा है, इसलिए नींद आंखों में हो रखी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये वीडियो शूट कर लेते हैं, ओके। यस, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, इसका मतलब क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है भाई, नो डी ऑर्बिटल। तो ये जो डी ऑर्बिटल का गेम है, ये क्या है, नो आपका डी ऑर्बिटल किसके पास, नाइट्रोजन के पास, इसलिए डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए ऐसा कंपाउंड नहीं बना सकता। तो आपका जो फोस्फोरस है वो आपका इस तरह का कंपाउंड भी बना सकता है। ये लो, ये सारे कंपाउंड फोस्फोरस के बन सकते हैं, क्यों, क्योंकि फोस्फोरस में डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है तो जो फोस्फोरस है, फोस्फोरस हैव आपका वैकेंट आपका डी ऑर्बिटल, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने से ये क्या कर सकता है, कैन फॉर्म, ये क्या बना सकता है, डी पाई और आपका पी पाई बॉन्ड, और डी पाई बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि फोस्फोरस का तो डी हो जाएगा और सामने वाले का चाहे डी हो चाहे पी हो, उससे करना क्या है, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई। तो इसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो आपने देखा नाइट्रोजन का एनोमलस बिहेवियर होता है काफ़ी ज़्यादा, और नाइट्रोजन जो अपने ही जो साथी एलिमेंट होते हैं, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और आपका बिस्मिथ है, उनके कंपेरिजन में क्या बोलते हैं, काफ़ी अलग प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। तो अब ये हमें जानना बहुत ज़रूरी हो गया कि इन जो इसका असामान्य व्यवहार है उसका रीजन क्या है। तो आप लोग फटाफट लगा लो, रीजन फॉर एनोमलस बिहेवियर। ये लो, एनोमलस बिहेवियर, यानी कि ये जो असामान्य व्यवहार है उसका रीजन क्या है। रीजन एक्चुअल में हम लोग ले चुके हैं, नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। आप लोग लिख लो, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, अनअवेलेबिलिटी ऑफ आपके डी ऑर्बिटल, किसमें, आपके नाइट्रोजन में। और इसमें क्या हो गया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये लो, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और क्या हो गया, हाई आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये लो, बात खत्म, ठीक है। तो इतनी बात हो गई, ओके। तो ये उसके रीजन थे। तो आपने देखा नाइट्रोजन के जो क्या बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर, आपने नोटिस किया नाइट्रोजन कहाँ कहाँ असामान्य व्यवहार करता है। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसकी कोवेलेंसी एक्सटेंड नहीं हो सकती, 4 बॉन्ड ही बना सकता है। ये पी पाई बॉन्ड तो बना सकता है आपस में, इसका इससे काफ़ी फायदा मिला। नाइट्रोजन इनर्ट गैस हो गया, नाइट्रोजन डायटोमिक मोलिक्यूल के रूप में, तभी तो एक देखो आप एक बात को समझो, नाइट्रोजन डायटोमिक गैस बना रहा है, यानी कि नाइट्रोजन तो N2 तो एग्जिस्ट करता है गैस के रूप में, लेकिन P2 एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता। क्यों, क्योंकि जो P है वो पी पाई बॉन्ड बना करके, जो फोस्फोरस है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला ऐसा मॉलिक्यूल नहीं बना सकता। ये काम केवल नाइट्रोजन ही कर सकता है। तो
नाइट्रोजन की स्मॉल साइज होने का काफ़ी फायदा भी है, कई जगह नुकसान भी है, आपने देख लिया ये सारा। अब हम करने जा रहे हैं